नमस्कार, हे देयर, दिस इज़ निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए नए-नए टॉपिक्स लेके आऊँगी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, एक ही वीडियो में पूरा प्राचीन इतिहास, ठीक है? एक वीडियो में पूरा प्राचीन इतिहास, जो कि मैं लूसेंट से लाई हूँ, ठीक है? लूसेंट क्यों मैं लूसेंट से लाई हूँ? क्योंकि लूसेंट सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, उससे लूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते हैं, तो मैं उसी का क्रक्स निकाल के लाई हूँ। इसके बाद इस सीरीज़ के बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले आऊँगी, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट बाइलिंगुअल में रहेगा और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पे जाने से पहले आज का थॉट देख रहे हैं? क्या है? जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, ठीक है? जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने-अपने समय पर चमकते हैं, ठीक है? सूर्य चंद्रमा अपने-अपने समय पर चमकते हैं। इट मीन्स दैट you will be selected, you will be achieve your goal in your time zone. Everybody has their own time zone. तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, ठीक है? और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आप ऑनलाइन कक्षा इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे क्यों फॉलो करना है? क्योंकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ऑनलाइन कक्षा जो इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आपको इसलिए फॉलो करना है क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, इंटरेस्टिंग मतलब समझ रहे हैं? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, उसका मैं एक डेली क्लिप डालती हूँ, जो कि करंट से भी रिलेटेड होता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है? और फेसबुक पे मैं पीडीएफ भेजती रहती हूँ और कुछ-कुछ जो करंट में न्यूज़ चल रहे होते हैं, उससे रिलेटेड मैं वो करती हूँ। तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। इसके पहले वाले वीडियो में जो मैं 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स लेके आई थी, उसमें मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे थे रामसर साइट से रिलेटेड। एक महाराष्ट्र का, आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाके उस वीडियो को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स 2021, लास्ट 4 मंथ्स करंट अफेयर्स 2021 बाय निधि सिंह आप डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है? तो हमने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे थे, 2 क्वेश्चंस बेसिकली पूछे थे। एक क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र में रामसर साइट्स कितने हैं, यूपी में रामसर साइट्स कितने हैं और अभी फिलहाल में किसको रामसर साइट्स में मतलब नया अभी कौन सा इंक्लूड हुआ है रामसर साइट्स में यूपी में। तो इसके पहले 2020 का पीसीएस का क्वेश्चन था ये कि यूपी में अभी टोटल कितने रामसर साइट्स हैं। तो देख लेते हैं रामसर साइट्स होता क्या है। ये होता है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम ने करंटली 175 साइट्स को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में वो इंक्लूड किया है, जिसका एरिया इतना है, ठीक है? इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में टोटल 42 रामसर साइट्स हैं। इसके बाद वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है वो रामसर साइट्स से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है एक इन्वायरमेंटली रिलेटेड सेलिब्रेशन है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1971 में, when several environmentalists gathered to reaffirm the protection and love for wetland. वेटलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटीज होती हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पे अपना उनका हैबिटेट होता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस्ड रहता है। और हर साल ये 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे। तो इसमें इस बार का जो थीम था वो वेटलैंड्स एंड वाटर था। क्या था? वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है? इट एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड एनकरेजेस एक्शन टू रिस्टोर एंड स्टॉप देयर लॉस, ठीक है? इसको हम वेटलैंड को प्रॉपरली मेंटेन करके रखें, उसको कंजर्व करके रखें, इसलिए ये मनाया जाता है। अब मुद्दे पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे। टोटल जो महाराष्ट्र में रामसर साइट्स हैं वो 2 हैं। एक है अभी फिलहाल में ही उसको घोषित किया गया है, ठीक है? तो ये नंदूर मधमेश्वर, ठीक है? ये पहले रामसर साइट्स घोषित कर दिया गया था। और अभी रिसेंट में लोनार लेक, जो कि इंडिया का एकमात्र क्या है? क्रेटर लेक है, ठीक है? इंडिया का एकमात्र क्रेटर लेक है, तो इसको भी अभी टोटल रामसर साइट्स हो गए 2, ठीक है?
और यूपी में कितने हैं? यूपी में अब टोटल 8 हो गए हैं, पहले 7 थे। पहला अभी लेटेस्ट कौन सा है? कीथम लेक। कीथम लेक जो है ये अभी आगरा में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो इसको भी अभी डिक्लेयर कर दिया गया है रामसर साइट्स में। ठीक है, चलते हैं अपने इतिहास के एंशियंट हिस्ट्री से पहले इतिहास जान लेते हैं क्या होता है, तो हम मूव करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, परिचय पे। तो इतिहास क्या होता है? इतिहास होता है द स्टडी ऑफ पास्ट। हम पढ़ते क्यों हैं? कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है, हमारा बिहेवियर है, हमारा खाने पीने का ढंग है, हमारा पहनने का ढंग है, कल्चर में सब आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित रहता है, हिस्ट्री से, हमारे इतिहास से। तो इसलिए हमको हिस्ट्री जानना समझना जरूरी है। ठीक, तो हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस हिंदी में देख लीजिएगा, जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है वो हिंदी में भी देख सकते हैं, मैंने बाइलिंगुअल में रखा है इसलिए लेक्चर। हेरोडोटस जो है उनको इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, लियोपोल्ड वॉन रैंके द फादर ऑफ, इनको मॉडर्न हिस्ट्री कहा, मतलब ये आधुनिक इतिहास के पिता के नाम से या जनक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, अब आपको एडी और बीसी में, बीसी और एडी में कंफ्यूजन होता होगा, तो आप यहाँ पे मैंने एक ग्राफ दिखाया हुआ है, इसमें क्या है, ये एडी है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी। एंड बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अब इसका वैसे क्या मतलब होता है? बिफोर क्राइस्ट का मतलब कि जो हम अगर जीसस के बर्थ को ओरिजिन मान लें, तो उसके पहले वाले जो ईयर थे, जैसे हमने मान लिया 0 पे ये हैं, उसके पहले जो भी ईयर्स आए वो क्या हो गए? बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस के बर्थ के पहले। तो इसमें क्या है, जैसे मोस्टली नंबर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, इसका मतलब कि जैसे एक 2000 और 2002, मतलब 2000 पहले आया होगा, फिर 2002 बाद में आया होगा, बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 300 पहले आया, मतलब यहाँ पे 2000 पहले आएगा, 2002 सॉरी 2002 पहले आएगा, फिर 2000 बाद में आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले बढ़ेगा, फिर घटते घटते 0 पे आएगा, फिर 1 से स्टार्ट होके फिर बढ़ेगा। तो जो 1 से स्टार्ट होके बढ़ेगा वो एनो डोमिनी हो गया, और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जा रहा है, मतलब 300 आया, 200 आया, फिर 100 आया, तो ये हो जाएगा बीसी। ठीक है, आई होप आपको एडी और बीसी में कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं अपने पीरियड पे। ये जो मतलब इतिहास का सबसे पहले, जैसे हम ऐतिहासिक काल अभी पढ़ते हैं, जो हम हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ते हैं वो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं। उसके पहले वाला जो प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, उसका हमें एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है, क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो था वो 30 लाख बीसी के अराउंड आया था और 2500 बीसी तक चला था। तो इसमें क्या है, यह एक अवधि है जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसको लिथिक एज भी बोलते हैं, लिथिक या पत्थर अवधि भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या हो जाएगा, ये 2500 बीसी से 600 बीसी तक है इसका ड्यूरेशन। इसमें क्या है, द पीरियड ऑफ विच रिटन एविडेंस इज अवेलेबल, बट either their script has not been deciphered or their written document not been confirmed with archaeological evidences। ठीक है, जिन लिखित प्रमाणों की अवधि उपलब्ध है, लेकिन या तो उनकी लिपि को रीड नहीं किया जा सकता, या उन्हें लिखित दस्तावेजों की पुष्टि पुरातत्व संबंधी प्रमाणों से नहीं हुई है। ठीक है, जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, इनको मतलब अभी डेसिफर का मतलब होता है कि खोज अभी चलती जा रही है, बट उसमें ऑथेंटिक चीजें नहीं मिल रही। हम गेस लगाते हैं कि ये चीज मिली होगी, कि इसका मतलब कि उस टाइम पे ये चीज रही होगी। ठीक, फिर आते हैं हम हिस्टोरिक पीरियड पे। हिस्टोरिक पीरियड जो होता है स्टार्ट होता है 600 बीसी से टिल डेट। ठीक है, द पीरियड फॉर विच रिटन एविडेंस इज अवेलेबल, वह अवधि जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक, अब फिर आते हैं हम कुछ ये हमारे हिस्टोरियंस को देख लेते हैं। तो हिस्टोरियन में क्रिस्टोफ सिलारियस, इसका मतलब जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलरी ने इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया है। मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को किसने डिवाइड किया है? ये बेसिकली जर्मन से ओरिजिनेट करते थे, और इनका नाम है क्रिस्टोफ सेलरी। ठीक है, क्रिस्टोफ सेलरी 1638 टू 1707 एडी में इन्होंने 3 में इसको डिवाइड किया। इसके पहले हम मिक्स्ड पढ़ते थे। ठीक है, मतलब मिक्स्ड लोगों को पता था। तो प्राचीन भारत में कहाँ से स्टार्ट होगा, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम ये वाला पोर्शन पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत शुरुआत से अभी से लेके 647 एडी, जो कि लिखित काल से लेकर यहाँ 647 मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु तक, हर्षवर्धन डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे, वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, हर्षवर्धन के काल तक।
इसके बाद मध्यकालीन भारत आता है जो कि 647 से 1757 AD तक होता है, और ये हर्ष की मृत्यु से लेकर प्लासी के युद्ध मतलब बैटल ऑफ प्लासी तक ये चलता है। इसके बाद आधुनिक भारत 1700 से 57 से अभी तक जो भी हो रहा है वो सब आधुनिक भारत का पार्ट है। अब हम मूव करते हैं अपने एंशिएंट इंडिया पे, मतलब प्राचीन भारत में शुरुआत से 647, मैंने रेंज तो आपको बता दिया। अब हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, हमें पढ़ना है इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद पीरियड, मौर्य पीरियड, और पोस्ट मौर्य प्री गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता गौरवर्धन डायनेस्टी। यहाँ तक हमें पढ़ना है। इस टॉपिक्स में जाने से पहले हम आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता देते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले बेसिकली हम बहुत मैनेज्ड सिस्टम थे, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडस सिविलाइजेशन, ये नहीं कहा गया इंडस कल्चर। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, इट मीन्स हम बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, हम बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, हमारा सिस्टम मैनेज था। तो हम कह सकते हैं कि मैनेज्ड सिस्टम से हम मैनेज्ड से अनमैनेज्ड हुए, और फिर अभी तक, ठीक है, अभी तक मैनेज्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं, हड़प्पन कल्चर, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो हमारा कहीं ना कहीं बहुत वेल मेंटेन्ड, बहुत सही से ग्रिड पैटर्न फॉलो होता था। हम अपने खाने की चीज़ें मतलब प्लान करके चलते थे, सब चीज़ें प्लानिंग के साथ होती थी, इसलिए इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसी प्रोसेस में ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी इंसान को ये होता है कि हमको जब परेशानी होने लगती है तो हम इजी चीज़ों की तरफ अप्रोच करते हैं। तो वैसे ही सेम इतिहास में यही है कि हम जब भी मतलब हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हुआ, इंडस सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से रहा, मतलब सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे। बट क्या हुआ, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकदम वो नहीं है कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, सबकी अलग अलग थियरीज हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। बट जब हम वैदिक कल्चर में आए, वैदिक कल्चर में भी लेटर वैदिक कल्चर में आए, तो वहाँ पे क्या हुआ, शूद्र को दबाया जाने लगा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हुई, शूद्रों को हुई। और सबसे ज़्यादा और किसको प्रॉब्लम होगी, क्षत्रियों को होगी, क्योंकि क्षत्रिय जो थे वो प्रोटेक्टिंग नेचर उनका था, और शूद्र जो थे उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा था। तो फिर क्या आया, जैनिज्म बुद्धिज्म उभर के आया। ठीक है, वहां पे क्या हुआ कि वहां आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं जैनिज्म बुद्धिज्म के, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स निकल के आए शूद्र क्लैन से निकल के आए। ठीक है, और जो उसके मतलब संस्थापक कह लीजिए जैनिज्म बुद्धिज्म के, वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय क्लान से आए हुए थे। तो आपको मोटा मोटा ये समझना है, एक ये चीज कि मैनेज्ड से अनमैनेज्ड, फिर अनमैनेज्ड से अभी तक हम मैनेज्ड वाले प्रोसेस में जा रहे हैं। और दूसरा हमें ये समझना है कि जब भी हमको कोई प्रॉब्लम होगी तब कोई बड़ा विद्रोह होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें बाहर निकल के आएंगी। जब यहाँ पे शूद्रों को दबाया जाने लगा तो जैनिज्म बुद्धिज्म निकल के आया। फिर जब चीजें लिमिट पार हो गई तब क्या हुआ, वॉर। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में माइंड में रख के ये चीजें पढ़नी है, फैक्ट्स पढ़ना है, क्योंकि फैक्ट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो उसना है एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री में सोर्सेज क्या क्या है, द सोर्सेज दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम आर नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। सबसे पहला क्या है, हमारा हिस्टोरिकल सोर्सेज है, जैसे जो पिछले समय की घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं, उसमें हमारे आ जाएंगे लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, अब लिटरेरी सोर्सेज में कौन कौन से, इंडिजिनस एंड फॉरेन, मतलब स्वदेशी एंड विदेशी साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आ जाएगा, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, शिलालेख, सिक्के, स्मारक, ये तीनों क्या आ जाएंगे, आपके पुरातत्व स्रोत में आ जाएंगे। फिर अब लिटरेरी सोर्स में क्या आ जाएगा आपका, ये कनेक्ट करते हुए चलिएगा प्लीज, ये थोड़ा बोरिंग है, आपको एंशिएंट बोरिंग ही उसमें आएगा। लूसेंट आप पहली बार में देखोगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, तो आप पहले एक दो बार ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप लूसेंट पे स्विच करेंगे तो आपको चीजें जल्दी, क्योंकि मैंने इंग्लिश वाला जो लूसेंट है, इंग्लिश का जो लूसेंट है, उसी वाले सीरीज में ये पूरा मतलब जो वीडियो है उसी वाले क्रम में मैंने बनाया है। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि आप लूसेंट को रिवाइज कर रहे हैं। तो पहला जो है रिलीजियस, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी स्रोतों में क्या आ जाएगा, रिलीजियस आ जाएगा। रिलीजियस में कौन से, ब्राह्मण टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, सेकुलर में हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड बायोग्राफिकल टेक्स्ट। फिर अब यहाँ पे रिलीजियस में हमने ब्राह्मण टेक्स्ट में क्या क्या, मतलब ब्राह्मण टेक्स्ट में क्या क्या देखना है, उसमें श्रुति टेक्स्ट आ जाएगा। श्रुति में क्या आ जाएगा, संहितास, वेदास, ब्राह्मण्स, आरंक्यास, उपनिषद। ठीक है,
संहित, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये इसमें आ जाएंगे, किसमें, श्रुति में आ जाएंगे। ठीक है, स्मृति टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, वेदांग आ जाएगा या सूत्र आ जाएगा, स्मृति आ जाएगी, एपिक्स आ जाएगा मतलब काव्य, और पुराण आ जाएगा। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देख लेते हैं, ये ब्राह्मण टेक्स्ट हो गया। फिर अब यहाँ से देखिए तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, पाली टेक्स्ट और अनुपाली टेक्स्ट। ठीक, अभी हम फिर आगे इसको देखेंगे कि क्या क्या है ये। फिर जैन टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, फिर हमारा थर्ड जो रिलीजियस टेक्स्ट है, अब रिलीजियस किसका पार्ट है, इंडिजीनियस सोर्सेस का पार्ट है, मतलब स्वदेशी स्रोत का पार्ट है। जैन टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, अचरांग सूत्र, भागवती सूत्र, नामधम कथा सूत्र और विव गास्वेम सूत्र। ठीक है, इसके बाद हिस्टोरिकल टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, हिस्टोरिकल किसका पार्ट है, सेकुलर का पार्ट है, तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कमंदका नीतिसार, कमंदका का नीतिसार, कल्हण का राजतरंगिणी, और ये सब किस में आ जाएंगे, हिस्टोरिकल टेक्स्ट में आ जाएंगे। फिर सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालविकाग्निमित्र और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में। बैकग्राउंड मत भूलिएगा, ये सब क्या है, इतिहास को जानने के स्रोत हैं। ठीक है, इतिहास के जानने के स्रोत में लिटरेरी सोर्सेस आ जाएंगे, और इसमें मैंने बताया आपको दो सोर्सेस आते हैं, लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो मैं अभी लिटरेरी सोर्सेस की बात कर रही हूँ, लिटरेरी सोर्सेस में भी किसकी, स्वदेशी स्रोत की बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, बाण भट्ट का हर्षचरित और चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सभी टेक्स्ट से, इनसे जो मैंने रेड लाइन में वो किया हुआ है, ऐसे ही लूसेंट में भी आपको दिया हुआ है, तो जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको बार बार देख लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये फैक्ट्स, क्योंकि क्वेश्चंस में आते हैं और थोड़ा बोरिंग भी है ये टॉपिक, तो इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो अब इसमें ये भी कहा जाता है कि उपनिषद, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उपनिषद जो होता है हमारा, उपनिषद किससे रिलेटेड है, आप दे देंगे 5 क्वेश्चन, हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल लर्निंग से रिलेटेड है, या फिर म्यूजिक से रिलेटेड है, तो आपको उसमें करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा, जो कि इसमें मैंने बताया हुआ है कि लर्निंग ऑफ उपनिषद जो है ये पार विद्या इसको कहा जाता है। ठीक है, पार विद्या जो कि स्पिरिचुअल लर्निंग का पार्ट है, मतलब आध्यात्मिक शिक्षा का पार्ट है, इसको पार विद्या कहते हैं। ठीक है, कंबाइंड स्टडी ऑफ ब्राह्मण्स एंड उपनिषद जो है ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम परीक्षित टू किंग बिम्बिसार। ठीक, कॉम्पोजिशन टाइम, वेदांत का कॉम्पोजिशन टाइम क्या है, 600 BC टू 200 AD। अब आप हमको ये बताएंगे कि 200 AD बाद में है या 600 BC, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये क्वेश्चन। कंपोजिंग टाइम ऑफ स्मृतिज इज 600 BC टू 200 BC, ये आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है क्योंकि सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, स्मृति प्रोवाइड करता है नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, थियरीज, कस्टम्स एंड किंग्स राइट एंड ड्यूटीज। ये जो स्मृति है, स्मृति जो है वो सामाजिक संगठनों, उनके सिद्धांतों, रीति रिवाजों, राजा के अधिकार और कर्तव्य आदि का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, महाकाव्य जो है इनकी रचना का टाइम पीरियड क्या था, 400 BC टू 400 AD। ठीक है, पुराणों की रचना का टाइम क्या था, 400 BC टू 400 AD। चलते हैं अपने फॉरेन सोर्सेस पे। आपने पहले आपने क्या पढ़ा था, लिटरेरी सोर्सेस, फिर आप इसके पॉइंट्स कुछ देखिए, इसके बाद आप फॉरेन सोर्सेस पे चलेंगे। विदेशी स्रोतों से हमें अपने इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है, तो बहुत सारे राइटर्स आए थे, लेखक आए थे, ग्रीक, चाइनीज और ये सब सारे लेखक आए थे, तो उनके जो उन्होंने राइटिंग करी, जो उन्होंने लिखा, ठीक है, उनकी राइटिंग से, उनकी फिलॉसफी से हमें ये पता चलता है अपने इतिहास के बारे में कि हमारा इतिहास कैसा होगा। ठीक है, तो पहला जो है वो हेकेटियस मिलिटस, ये इनका जो नॉलेज था वो इंडस वैली तक ही था। इसके बाद हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, इनको फादर मतलब इतिहास का जनक कहा जाता है, जो कि 484 BC से 425 BC तक थे। मेगस्थनीज इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, जो कि चंद्रगुप्त के कोर्ट में आए थे। ये चंद्रगुप्त के टाइम पे इनको किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में, मतलब ये क्वेश्चन इनका कॉमन क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। मेगस्थनीज का बुक का नाम इंडिका, और ये किसके कोर्ट में आए थे, मतलब किसके काल के दौरान आए थे ये, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, और इनको किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे दे दिया कि हेकेटियस मिलिटस जो थे वो
कौन से लेखक थे, ग्रीक थे, पर्शियन थे, चाइनीज थे, तिब्बतन थे, ये सब मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको इसलिए भी मैंने ये कॉमन ग्रीक राइटर लिख के ये सब ऐसे कॉमन लिख दिया है जैसे आपको याद रहे। ठीक है, मैंने पूरा लूसेंट का वो उठा के मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। डायनोसिस, स्ट्रैबो, डियोडोरस, एलियन, टिमोस्थीन, ये सब जो है वो ग्रीक राइटर्स हैं। कौन है? ग्रीक राइटर्स हैं। ठीक है, अब चाइनीज राइटर में कौन कौन से हैं देख लेते हैं। शुमा शियान, फर्स्ट चाइनीज राइटर हु रोट अबाउट इंडिया। पहला चाइनीज राइटर कौन सा है जो इंडिया के बारे में लिखा? तो ये कौन है? शुमा शियान। पैन को हैनके, इन्होंने क्या लिखा था? इसमें वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट ये जो कनिष्क के टाइम पे, कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के कनिष्क कुजुल कडफिसिस और वेम कडफिसिस, जो कनिष्क के पिता थे, फादर थे, उनका नाम वेम कडफिसिस था। तो इनके बारे में इनकी बुक में पाया जाता है। इनके बेसिकली इनके इन्फॉर्मेशंस इन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें पाया जाता है। ठीक है, फाहीन, ये भी पूछा जाता है कि ये जरूर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से राइटर किसके काल में आए थे। ठीक है, उस टाइम इंडिया में कौन से रूलर थे। तो फाहीन जो थे वो चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे। ठीक है, इनका जो काल था वो 399 टू 414 एडी था। फिर सुंगयुन, इनका जो ड्यूरेशन था वो 518 टू 220 एडी था। ये इंडिया क्यों आए थे? बेसिकली ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट की सर्च में आए थे। ठीक है, और ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये। ठीक है, फाहीन और शुमा शियान और ह्वेनसांग, मतलब बेसिकली ये सारी राइटर्स के नाम तो जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन से राइटर हैं ये। चाइनीज हैं, पर्शियन है, ग्रीक है, मोरक्कन है, ये सारे मतलब मैंने अलग अलग दिए हुए तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इत्सिंग इंडिया में कैसे आए थे? सुमात्रा का जो सी रूट था उसके थ्रू ये आए हुए थे। हुई शो, डूइंग ऑफ मुक्तापिदा कश्मीर और यशोवर्मन में। मातवालिन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ईस्टर्न कैंपेन ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के ईस्टर्न उन्होंने जो कैंपेन करा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं इनकी बुक्स। ठीक है, मोहान जो थे वो कब आए थे? 1406 एडी में आए थे। वो करते हैं नेक्स्ट राइटर्स के ऊपर। तो तिब्बतन राइटर जो थे वो कौन कौन से थे? दो बेसिकली तिब्बतन राइटर्स आए हुए थे जिन्होंने मतलब इनकी राइटिंग से हमें अपने इतिहास के बारे में, अपने इंडिया के बारे में पता चलता है। तो ये तारानाथ थे और धर्म स्वामी थे। अरेबियन राइटर्स में मतलब अरबी लेखक में कौन कौन से थे? सुलेमान थे, इब्न खुरदाद वही थे, अलबिरादुरी थे, नाम ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, अल मसूदी थे, इब्न हौकाल थे, अल बरूनी थे, अब्दुल रजाक थे। तो इन सब में से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों का जरूर याद रख लेना आप लोग। ये बेसिकली मोहम्मद गजनवी के टाइम पे आए थे। अब्दुल रजाक के बारे में भी पूछा जाता है कि वह कौन सा जो राइटर है जो बहुत सबसे ज्यादा ट्रेवल किया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं क्वेश्चन जब ले आऊंगी तो आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे। तो ये बेसिकली इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, मॉन्यूमेंट्स के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू ये कैटेगराइज किया गया है। बेसिकली थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया हुआ है। पुरातात्विक स्रोत, तो शिलालेखों, स्मारकों, सिक्कों में वर्गीकृत किया गया है। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ये भी क्वेश्चन आता है कि एपिग्राफी किसे कहते हैं? तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी के रूप में जाना जाता है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, मतलब जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में आ जाता है और हिंदी में भी आ जाता है। तो न्यूमिस्मेटिक याद रखिएगा आप, स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। इसके बाद न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन इलाहाबाद। जो सिक्कों के अध्ययन को अंकशास्त्र के समाज जो फाउंड किया गया था इंडिया में, वो कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में, जो कि अभी प्रयागराज है। 1910 ईडी में किया गया था। ठीक है, सर विलियम जोन्स जो कि 1764 से 94 एडी तक के थे, वो फाउंड क्या किए थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 एडी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 1794 होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर जेम्स प्रिंस आए। इन्होंने पहली बार जो इंस्क्रिप्शंस थे इन्होंने पहली बार उसको डेसिफर किया, मतलब पढ़ा रीड किया। तो जेम्स प्रिंसिप जो थे उन्होंने, और इसको किसके थ्रू किया? ब्राह्मी स्क्रिप्ट के थ्रू किया। ठीक है, रीड किया इसको 1837 में। जेम्स राजकुमार ने पहली बार 1837 में ब्राह्मी लिपि के माध्यम से शिलालेख की व्याख्या की। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है, मतलब आर्कियोलॉजी पुरातत्व के जनक ही माने जाते हैं। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम।
तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। The formal announcement of discovery of Indus Valley civilization was in 1924 by John Marshall. सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की औपचारिक घोषणा 1924 में जॉन मार्शल ने की थी। मार्शल के जो एसोसिएट्स थे दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी, और मतलब यहाँ मैंने दिखाया हुआ है दयाराम साहनी ने क्या हड़प्पा को डिस्कवर किया था, खोज की थी। राखलदास बनर्जी किसने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। अर्नेस्ट मैके ने चांगदारो 1925 में उनकी खोज की थी। ऑरेल स्टीन सुत्कार गेंडोर 1927 में इसकी खोज की थी। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। फिर आते हैं अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ये डिस्कवर किया गया था नियर इंदस रिवर। ये इंदस रिवर के पास में डिस्कवर किया गया था। और हड़प्पा जो है वो पहला जो डिस्कवर्ड साइट था वो किया गया था, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल देते हैं, ठीक है। और मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड जो है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी है। किसके थ्रू किया जाता है? ये कार्बन 14 डेटिंग के थ्रू किया जाता है। जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल कौन थे? पहली बार इन्होंने इंदस वैली सिविलाइजेशन की खोज करी थी, ठीक है। इट बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक, हमने आपसे 3 बताया था, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और अभी जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो, तो 3 हमने बताया था। तो अभी इसका जो ये किस में बिलोंग करता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में बिलोंग करता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड का तो हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कुछ भी नहीं है उनके बारे में, रिटन एविडेंस या कॉइन्स के थ्रू कुछ भी नहीं है, तो उसको इसीलिए प्रोटो हिस्टोरिक बोला जाता है, स्टोन एज भी बोला जाता है। अब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से आते हैं। ये जो मांडा है, मतलब ये जो मांडा है, ये पूछते हैं कि सबसे उत्तरी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट है वो सबसे उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है और पश्चिमी कौन सा है, ठीक है। नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ठीक है, ये चारों पूछते हैं, तो मैंने चारों आपको लिख दिए हैं। मांडा जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो कि पहले मांडा के नाम से जाना जाता था, अभी चेनाब जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और सदर्न जो है वो दाइमाबाद बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र में अभी है, और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है। फिर ये ईस्टर्न पार्ट जो है उसको आलमगीरपुर बोलते हैं, ये बेसिकली हिंडन यूपी में पाया जाता है, ठीक है। ये यूपी का एकमात्र ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंदस सिविलाइजेशन है। और सुत्का गेंडोर जो है वो ये पाक ईरान बॉर्डर पे पाया जाता है। कौन सा? वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। ये चारों आप याद रखिएगा। पहला है मांडा, मांडा जो है नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। दाइमाबाद ईस्टर्न सदर्न मोस्ट साइट है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन यूपी में पड़ता है, और ये कौन सा? ईस्टर्न मोस्ट साइट है। और सुत्का गेंडोर जो है वो पाक ईरान बॉर्डर पे पड़ता है, जो कि आपका वेस्टर्न मोस्ट साइट है, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट पे। इंपॉर्टेंट साइट्स जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा साइट आता है वो हड़प्पा साइट आता है। तो हड़प्पा साइट जो है वो कौन से रिवर पे है? रिवर के आसपास लोकेटेड है। ये सारी जो सभ्यताएं हमें मिली थी वो किसी ना किसी रिवर के आसपास मिली हुई थी। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो रावी नदी के किनारे, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, और स्टेट या प्रोविंस जो है वो पंजाब, और कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। एक्सकैवेटर का नाम याद रखना है, जिन्होंने खुदाई करवाई थी वो दयाराम साहनी 1921 में इन्होंने करवाई थी, ठीक है। माधो स्वरूप वत्स 1926 में इन्होंने करवाया था। व्हीलर 1946 में कराया था। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनमें से कौन से एक्सकेवेटर हैं जिन्होंने हड़प्पन साइट का खुदवाई नहीं करवाया था, एक्सकेवेशन नहीं करवाया था। तो ये 3 ऑप्शन दे देंगे और चौथा कोई और दे देंगे, तो आपको इसका आंसर देना रहेगा। अब जो पुरातत्व फाइंडिंग्स हैं, पुरातात्विक जो खोज हुई है, वो कौन कौन सी फाइंडिंग्स मिले हुए हैं, हमें क्या क्या चीजें वहां से मिली हुई हैं। तो पहला है सील, ठीक है, और वर्जिन गॉडेस का मिला हुआ है, 6 ग्रैनरीज इन अ रो, पेंटेड पॉटरी, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, कॉपर प्लेट पाया गया है यहाँ पे, व्हीट एंड बार्ले की वुडन मोर्टार पाई गई है, कॉपर स्केल पाया गया है, ब्रॉन्ज पाया गया है, कॉपर मेड मिरर पाया गया है। इससे ये शो होता है कि देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में
ब्रॉन्ज के बारे में भी लोगों को पता था। इससे ये हम निष्कर्ष निकालते हैं। देखो इसके जो अभी इंस्क्रिप्शंस हैं, इनकी राइटिंग्स जो है, लिपि जो इनकी है, मतलब स्क्रिप्ट बेसिकली, वो कोई रीड नहीं कर पाया है। तो इसलिए हम बस गेसेस लगाते हैं कि यहाँ से ये चीज़ मिली है तो उस टाइम पे वो रही होगी वहाँ पे, मतलब वहाँ पे इनको इस चीज़ का ज्ञान रहा होगा। इससे हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, एकदम पुख्ता सबूत नहीं है ये। फिर अपने मोहनजोदारो साइड पे आ जाते हैं। तो ये इंदस रिवर के आसपास है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? लड़खाना है। और स्टेट क्या है? सिंध है। कंट्री क्या है? पाकिस्तान है, ठीक है। एक्सकेवेटर कौन है? रखाल दास बनर्जी हैं। 1922 में इन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी। मैके जो है 1927, व्हीलर 1930। यहाँ पे पाया गया था ग्रेट बाथ। और ये भी पूछा जाता है लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। पूरे इंदस वैली सिविलाइजेशन में ही जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है आपका वो ग्रेट बाथ पाया गया था, मतलब महान स्नानागार पाया गया था, ठीक है। फिर असेंबली हॉल, फिर ग्रेट ग्रैनरी, पशुपति महादेव, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, ब्रिक किल्स, ह्यूमन स्केलेटन हडल्ड टुगेदर और पेंटेड सील, और लास्ट में फ्रेग्रेंट ऑफ वोवेन कॉटन, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट साइट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट साइट हमारा कौन सा है? चान्होदारो है। कौन सा है? चान्होदारो है। ये कौन से रिवर पे है? इंदस रिवर पे है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नवाबशाह है। स्टेट कौन सा है? सिंध है। कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान है। कौन सी है? पाकिस्तान है। एक्सकेवेटर कौन से हैं? मैके हैं और एनजी माजुमदार है। इनका डेट याद रखिएगा 1931, मैके 1925। यहाँ से क्या क्या मिला? सिटी विदाउट सिटाडल, मतलब शहर बिना गढ़ का। इंक पॉट, लिपस्टिक यहाँ से पाई गई है। डॉग के पैरों के निशान पाए, पंजों के निशान पाए गए हैं। बीड मेकर शॉप भी पाया गया है, ठीक है। और टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट पाया गया है। ब्रॉन्ज टॉय कार्ट पाया गया है। मेटल वर्कर्स पाए गए हैं। शेल ऑर्नामेंट मेकर्स पाया गया है। बीड मेकर्स पाया गया है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट साइट पे, जो कि लोथल है। लोथल से यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि डॉकयार्ड यहाँ पे, मतलब ये पहले सबसे ओल्डेस्ट जो हमारा पोर्ट है वो लोथल पोर्ट है। अभी भी ये क्वेश्चन आता है। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। हालांकि अभी ये सूख गया है बिल्कुल, लेकिन जो हमारा एंशियंट पोर्ट हुआ करता था ये यहीं पे हुआ करता था, ठीक है। एक्सकेवेटर यहाँ कौन से हैं लोथल की? SR राव, 1954 में इन्होंने यहाँ खुदाई करवाई थी। रिवर भोगावा, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, स्टेट गुजरात, कंट्री हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, डबल बैरियल्स, डॉकयार्ड, राइस हस्क, मेटल वर्कर्स, शेल ऑर्नामेंट, पेंटेड जार, ये सब यहाँ से मिले थे, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट साइट पे। तो ये कालीबंगा, कालीबंगा साइट जो है ये बेसिकली राजस्थान में पाया जाता है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कंट्री इंडिया हमारा प्यारा भारत देश। और एक्सकेवेटर जो खुदाई करवाने वाले थे वो कौन से थे? अमलानंद घोष, 1951 में इन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी। वीवी लाल, बी के थापर, इन्होंने 1961 में इसकी खुदाई करवाई थी, ठीक है। यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? प्लव्ड फील्ड सरफेस, जुताई की गई सतह मिली। 7 फायर ऑल्टर्स, मतलब ये जो हवन कुंड टाइप का होता है वो। डेकोरेटेड ब्रिक्स, व्हील ऑफ टॉय कार्ट, ठीक है। और मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील भी यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। अब बनावली पे आ जाते हैं। बनावली, ये बेसिकली ये सारे साइट्स हैं, आपको याद रखने हैं। तो पूछा जाता है कि बनावली साइट से ऐसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम था हमारा, ड्रेनेज सिस्टम कौन से हड़प्पन साइट्स पे पाया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बनावली। तो यहाँ पे हालांकि मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, यहाँ पे सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। यहाँ पे टॉय प्लग थे। यहाँ पे लैक ऑफ जो ग्रिड पैटर्न होते थे बेसिकली इन द सिविलाइजेशन में देखे गए थे, लेकिन यहाँ पे उसका अभाव था, ठीक है, उसके अभाव में था। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट साइट पे। नेक्स्ट साइट है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो रिवर लूनी के किनारे है। डिस्ट्रिक्ट कच्छ है और स्टेट गुजरात है। कंट्री इंडिया है। एक्सकेवेटर जेपी जोशी है, 1967 से 1968 तक। यहाँ पे एक स्टेडियम मिला। साक्ष्य कौन कौन से मिले हमें? तो स्टेडियम मिला एक। ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक ऐसा साइट था, एक ऐसा मात्र साइट था जिसको 3 भागों में
विभाजित किया गया था। ठीक है, लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन टू बी यूज्ड फॉर सिविक पर्पजेस। यहाँ पे धौलावीरा में हमें ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। और जायंट वाटर रिजर्वायर, विशालकाय जलाशय भी यहाँ पे ही देखने को मिला है। ठीक है, अब ये छोटे छोटे कुछ साइट्स हैं। सुरकोतड़ा, ये यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्स मिले थे, ओवल ग्रेव मिला था और पॉट बरियल्स मिले थे। दायमाबाद जो कि यूपी में हिंडन नदी में, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेजेस मिले हैं, एलिफेंट एंड डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं और बैलगाड़ी और उनके चक्के भी मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा लार्जेस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन का, तो मोहनजोदारो जो है, मोहनजोदड़ो जो है वो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन है, और राखीगढ़ी जो है वो लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन है। ठीक है, मूव करते हैं अपने कुछ ये जो सिटीज हैं उनके कॉमन फीचर्स पे। तो पहला जो फीचर था वो यहाँ पे था सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग था, और वो भी ग्रिड पैटर्न पे। ठीक है, सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग था ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड, और इन्होंने पक्के मतलब बर्न्ड ब्रिक्स, कच्चे ईंटों का नहीं पक्के ईंटों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था इनका, फोर्टिफाइड सिटाडल थे, एक चानूदारो ऐसा जो कह सकते हैं साइट था जहां पे फोर्टिफाइड सिटाडल नहीं था। ठीक है, एक ये अपवाद है, तो इसको भी याद रखिएगा। सुरकोतड़ा जो है एक ऐसा साइट है जहां पे हॉर्स के, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं हमको। ठीक है, यहाँ पे लॉयन जो है, लॉयन इन दस पीपल इन लॉयन के बारे में नहीं जानते थे। इसके मेन क्रॉप जो थे, यहाँ पे मेन क्रॉप जो थे वो व्हीट एंड बार्ले था। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन लोथल एंड रंगपुर गुजरात में देखने को मिला। चीफ मेल डाइटी, पशुपति महादेव का की पूजा करते थे ये लोग। और जो सबसे कॉमन फिगरीन यहाँ पे फाउंड किया गया था वो मदर गॉडेस का था, जो कि मैत्री देवी और शक्ति के नाम से जानी जाती थी। स्टेटाइट जो था वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सील्स के लिए यूज किया जाता था, और ओरिजिन, स्वास्तिक का ओरिजिन भी यहीं से देखा गया है। और शतुघाई एंड मुंडिगक वेयर द इन द साइट फाउंड इन अफगानिस्तान। यहाँ पे ऐसी दो साइट्स हैं जो शतुघक एंड मुंडिगक, शतुगाई एंड मुंडिगक नाम ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। शतुगाई एंड मुंडिगक जो थे वो अफगानिस्तान में ये साइट्स देखने को मिलते हैं। बार्टर सिस्टम, वहाँ पे कॉइन्स वगैरह प्रचलन में नहीं थे, तो जो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि एक सामान देके हम दूसरा सामान किसी से ले रहे हैं। जैसे गांव में अभी भी कुछ कुछ गांव में ये फॉलो होता है कि हम चावल के बदले तेल ले रहे हों या आलू के बदले कुछ और ले रहे हो, तो उसको एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद वैदिक कल्चर पे आ जाते हैं। तो हमारा वैदिक कल्चर, जो वैदिक संस्कृति थी, वो इसका मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड जो था वो था 1500 बीसी से 600 बीसी तक। इनका जो ओरिजिनल होम जो आर्यंस के थे, वो लोग कहते थे कि ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, सेंट्रल एशिया से, मैक्स म्यूलर के द्वारा ये कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे। और फिर बीजी तिलक कहते हैं कि ये यूरोप रीजन से आए थे। भैया देखो, वहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बहुत सारी थियरीज हैं कि कैसे खत्म हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी बहुत सारी चीजें खोज में हैं, तो कोई बता नहीं सकता है कि क्या हुआ था। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गया था, कुछ लोग कहते हैं कि जो अभी ये आर्यंस थे वहाँ पे इनकी बहुत भयंकर युद्ध हुआ था तो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया। तो सबकी अलग अलग थियरीज हैं, तो वहाँ से हमको वो सारी चीजें मिली। अब हम आ जाते हैं अपने वैदिक कल्चर पे। वैदिक कल्चर में बोगसगाई इंस्क्रिप्शन और 4 वैदिक गॉड वहाँ पे प्रचलन में थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्यास, जो कि सेंट्रल एशियन थियरी को प्रूव करते हैं कि वो उनका होमलैंड था। ठीक है, द ग्रुप दैट केम टू इंडिया फर्स्ट सेटल्ड इन प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस एंड द पंजाब। ठीक है, इन्होंने जो पहले जो ये लोग आए, इन्होंने पंजाब और फ्रंटियर प्रोविंस में आके बस गए, तो इसलिए इसको कहा जाता है सप्त सिंधु। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम वैदिक लिटरेचर पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी हाईलाइटेड किए हुए हैं। तो जो वैदिक लिटरेचर है वो 4 लिटरेरी प्रोडक्शन से मिलकर बना हुआ है, संहितास, वेदास, ब्राह्मण्स, आरण्यकास और उपनिषद। ये जो वैदिक लिटरेचर है वो 4 लिटरेरी प्रोडक्शन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब ये कहा जाता है यहाँ पे रिटन कोई साक्ष्य नहीं था, तो जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ किसी से और वो किसी और को कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, फिर चौथा किसी और को कुछ कम्युनिकेट किया, तो सब कहीं ना कहीं उसका वर्जन ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ हुआ, तो इसीलिए कहते हैं जो श्रुति, मतलब ये वर्ड बाय वर्ड इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये हैंड ओवर किया गया एक दूसरे से, मतलब इसका, तो इसी को इसलिए हम लोग श्रुति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद
इसमें जो था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो वेदास थे, और इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि मैन ने नहीं क्रिएट किया इसको, ये गॉड गिफ्टेड है। फिर नित्या जो था एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी। फिर हम आ जाते हैं अपने 4 वेदास पे। हमारे 4 वेदास है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, फर्स्ट 3 जो थे वो इसको जॉइंटली मिला के कहते हैं वेदात्राई, वेदात्राई या ट्रायो ऑफ वेदास। ठीक है, फिर आ जाते हैं चारों वेदास में। ऋग्वेद जो है वो कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है और ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, ऋग्वेद जो हमारा है वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इन द वर्ल्ड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, ये 128 हाइम से मिलके बने हुए हैं, मतलब 1028 भजन है इसमें, और 10,580 श्लोक्स हैं इसमें। ठीक है, और बेसिकली 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। 6 मंडल, 6 मंडल जो है वो मतलब 2 से 7 तक, ये क्या कहे जाते हैं, इसको कुल ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, वाम मंडल कहा जाता है या कुल ग्रंथ भी कहा जाता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसको कुल ग्रंथ भी कहा जाता है। इसके बाद क्या है, फर्स्ट और 10th जो है वो लास्ट में मतलब बाद में ऐड किए गए थे। 10th मंडल जो है वो पुरुष सुक्ता, मतलब ये फेमस जो 10th मंडल है प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है, जो 4 वर्णों को बताता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ से ही जो ये हमारे जो सिस्टम, कास्ट सिस्टम और जो कैटेगराइजेशन है वो यहाँ से 10th मंडल से आया है। ठीक है, ऋग्वेद के भजन को होत्री द्वारा सुनाया जाता है। ठीक है, ऋग्वेदिक वेद के भजन को होत्री द्वारा, उसको होत्री कहते हैं, उसके सुनाने की प्रोसेस को हम होत्री कहते हैं। फिर आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद जो है, पूछा जाता है कि यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, तो ये सैक्रिफिशियल प्रेयर से रिलेटेड है, और मतलब बलि प्रार्थना की पुस्तक है। ठीक है, और ये रिचुअल वेद भी इसको कहा जाता है, और ये हाइम जो है इसके रिसाइट करते हैं अध्वर्युस से, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद जो होता है वो बुक ऑफ चैंट्स होते हैं, मतलब मंत्रों की पुस्तक कहा जाता है सामवेद को। इसमें टोटल 1549 श्लोक है, मतलब बेसिकली अभी, और सभी छंद जो 75वें को छोड़ के सब ये ऋग्वेद से लिए गए सारे छंद। ठीक है, सामवेद के भजन उदगात्री द्वारा सुनाए गए थे, मतलब हाइम ऑफ सामवेद वे रिसाइटेड बाय उदगात्री। ये मैंने यहाँ हाईलाइट करना वो कर दिया है, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि जो सामवेद का हाइम है भजन जो है वो किसके द्वारा सुनाया जाता है, तो उस सुनाने वाले प्रोसेस को उदगात्री कहते हैं। ठीक है, और ये इंडियन म्यूजिक के लिए सामवेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद जो है ये मैजिकल फॉर्मूले से, मतलब जादुई चीजों से रिलेटेड है, मैजिक से रिलेटेड है, बस इतना याद